CUET की तैयारी करने वाले सभी छात्रों का मैं आलोक कुमार दृष्टि टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज यूनिट 10 पर हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। वस्तुतः यूनिट 10 उपनिवेशवाद और ग्रामीण समाज है। वस्तुतः इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है। एक तो उपनिवेशवाद को आप समझें। सामान्य तौर पर उपनिवेशवाद को लोग नहीं समझते हैं। उपनिवेशवाद सिर्फ विदेशी शासन नहीं है, बल्कि जब एक देश किसी भी माध्यम से किसी दूसरे देश या किसी दूसरे क्षेत्र के ऊपर अपने राजनीतिक नियंत्रण की स्थापना करता है और उस राजनीतिक नियंत्रण के माध्यम से वह दूसरे देश के संसाधनों, संपत्ति, धन, संपदा इत्यादि का दोहन जब वह अपने देश के हित में करता है तो उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। थोड़ा सा जैसे आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, उपनिवेशवाद और ग्रामीण समाज। तो उपनिवेशवाद किसको कहेंगे? उपनिवेशवाद कॉलोनियलिज्म। थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए कि एक देश के रूप में यहां ब्रिटेन है और एक देश के रूप में यहां पर भारत है। तो उपनिवेशवाद का तात्पर्य यह है कि ब्रिटेन के द्वारा किसी भी प्रकार से भारत पर अपने राजनीतिक नियंत्रण की स्थापना और इसके माध्यम से भारत के धन, संपत्ति, संसाधनों का दोहन। दोहन का अर्थ है शोषण, एक्सप्लॉयटेशन। ब्रिटेन अपने हितों में करे, अपने आर्थिक हितों में करे। तो एक देश के धन, संपत्ति, संसाधनों का इस्तेमाल यदि दूसरा देश अपने हित में करे तो यह जिस प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है उसे ही हम उपनिवेशवाद कहते हैं। अर्थात उपनिवेशवाद कोई घटना नहीं है, बल्कि यह एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है जिसमें एक देश दूसरे देश पर अपना नियंत्रण इसलिए स्थापित करता है ताकि वह उस नियंत्रण के माध्यम से दूसरे देश के धन, संपत्ति, संसाधनों का दोहन अपने आर्थिक हितों में करे। तो इसका परिणाम ब्रिटेन के लिए क्या होगा? आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि, और इसी प्रक्रिया का परिणाम भारत के लिए क्या होगा? तो आर्थिक पिछड़ापन, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, कुपोषण और अकाल।
अर्थात हमारा जो टॉपिक है वो ये कह रहा है कि औपनिवेशिक प्रक्रिया ने, अर्थात उपनिवेशवाद की स्थापना ने, भारत में उपनिवेशवाद की स्थापना हुई, औपनिवेशिक शासन की स्थापना हुई। इसका प्रभाव भारत पर क्या पड़ा, इसको दो टॉपिक में स्पष्ट किया गया है। एक तो उपनिवेशवाद और ग्रामीण भारत, और दूसरा उपनिवेशवाद और शहरी क्षेत्र। तो औपनिवेशिक शासन के क्या प्रतिकूल प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों पर पड़े हैं, उपनिवेशवाद किस प्रकार भारत के गांवों की आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक व्यवस्था को विनष्ट करता है, भारतीय कृषि को कैसे यह प्रतिकूल रूप में प्रभावित करता है, ग्रामीण ढांचे पर इसका क्या प्रभाव है। अर्थात औपनिवेशिक शासन या कंपनी का शासन या अंग्रेजी शासन के अंतर्गत भारतीय ग्रामीण ढांचे पर क्या प्रभाव पड़ा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इसे आपको समझना है। इसका मतलब यह है कि औपनिवेशिक सरकार ने जो आर्थिक नीतियां अपनाई, उन आर्थिक नीतियों का परिणाम क्या रहा। तो स्वाभाविक रूप से इसके अंतर्गत आप उपनिवेशवाद को पढ़ेंगे, ब्रिटिश शासन की स्थापना भारत में कैसे हुई इसको आप पढ़ेंगे, और इसका मूलभूत आप पढ़ेंगे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। अर्थात भू राजस्व व्यवस्था के माध्यम से किस प्रकार अंग्रेजी शासन के अंतर्गत ग्रामीण ढांचे को प्रतिकूल रूप में प्रभावित किया गया। अर्थात सीधे सीधे सबसे पहले ब्रिटिश शासन बंगाल में स्थापित हुआ, तो सबसे पहले बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा या अस्थाई बंदोबस्त जिसे आप कहते हैं, जिसे लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। इसको समझना है कि यह व्यवस्था क्या है और यह ग्रामीण ढांचे में कृषक संबंधों में कौन सा मौलिक परिवर्तन लाता है और उस परिवर्तन का प्रतिकूल प्रभाव भारतीय कृषकों पर क्या पड़ा। मद्रास, बॉम्बे, असम और कुर्ग के क्षेत्रों में एक दूसरी व्यवस्था लागू की गई है 1820 से, जिसे हम लोग रैयतवारी व्यवस्था कहते हैं। तो रैयतवारी की व्यवस्था किस प्रकार इस्तमरारी या जमींदारी प्रथा से अलग है। और तीसरा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत के कुछ क्षेत्र और पंजाब में महलवारी व्यवस्था लागू की गई थी। तो महलवारी व्यवस्था कैसे पहले की दो व्यवस्थाओं से भिन्न है और इसका प्रभाव क्या है। लेकिन एनसीईआरटी को अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में दो चीजों को ही लिया गया है, एक तो उपनिवेशवाद और जमींदारी प्रथा या इस्तमरारी बंदोबस्त का प्रतिकूल प्रभाव क्या पड़ा, और फिर दूसरा लिया गया है दक्कन का क्षेत्र अर्थात रैयतवारी, और फिर दो विद्रोहों को लिया गया है। ये जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे थे, इसके परिणाम स्वरूप जनजातीय क्षेत्रों में जो आर्थिक परिवर्तन हुए या जनजातियों के जीवन पर, उनकी संस्कृति पर, उनकी अपनी व्यवस्था, रीति रिवाज, परंपराएं, प्रथाएं इत्यादि पर जो प्रभाव पड़ा, उसके परिणाम स्वरूप एक प्रतिनिधि विद्रोह को एनसीईआरटी में शामिल किया गया है और वो विद्रोह है संथाल विद्रोह। दक्कन क्षेत्र में एक दूसरे विद्रोह को एक प्रतिनिधि विद्रोह के रूप में लिया गया है और वो विद्रोह है दक्कन का दंगा 1875। तो दोनों को समझना है और दोनों को इस तरह से आपको विश्लेषित करना है। आइए कुछ प्रश्नों को हम लोग लेते हैं और अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में इस्तमरारी बंदोबस्त का आरंभ किसके प्रशासन काल में किया गया। तो देखिए, इस्तमरारी जो बंदोबस्त है यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में किया गया। सबसे पहले याद रखिएगा, यह 1790 में
लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसे बिहार, बंगाल और उड़ीसा तथा बिहार, बंगाल, उड़ीसा बनारस तथा उत्तरी मद्रास के जिलों में, उत्तरी मद्रास के जिलों में लाया गया था। उस समय यह संपूर्ण भारत के 19% क्षेत्र पर लागू किया गया था। अब सवाल यह है कि इस्तेमारी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा या अस्थाई बंदोबस्त क्या है? पहली बात तो यह कि इस्तेमारी बंदोबस्त को हम अस्थाई बंदोबस्त क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि 1790 में इस्तेमारी बंदोबस्त को लाया गया था, लेकिन 1793 में इसे अस्थाई बना दिया गया, इसलिए इसे अस्थाई बंदोबस्त भी कहा जाता है। और अंतिम बात यह कि सपोज कीजिए कि ये एक तरह से ये एक फिगर है, इस फिगर को आप ध्यान में रखिए। सबसे ऊपर में यहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है जो राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इस कंपनी ने जमींदार के साथ बंदोबस्त किया या समझौता किया। क्या है बंदोबस्त? तो कंपनी ने जमींदार को भूमि का मालिक मान लिया और सबसे नीचे है किसान। यदि आप प्राचीन काल की बात करेंगे या मध्यकाल की बात करेंगे तो भूमि की मिल्कियत अर्थात उसका मालिकाना हक किसानों के पास ही रहता था। चाहे आप जागीरदारी प्रथा या मनसबदारी प्रथा की बात कर ले या इक्तादारी व्यवस्था की बात कर ले, भूमि का मालिक किसान को ही माना जाता था। लेकिन इस बंदोबस्त में यह बंदोबस्त क्यों ग्रामीण ढांचे को प्रतिकूल रूप में प्रभावित करता है? क्योंकि यह किसानों को सिर्फ किराएदार मानता है। और यह जमींदारों को भूमि का मालिक मान लेता है। अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया। इन्हें मध्यस्थ वर्ग भी कहा गया या इमीडिएटरी क्लास भी कहा गया। और यह जो मध्यवर्ती स्तर है यह कृषि क्षेत्र में और ग्रामीण ढांचे में शोषण के बीज को स्थापित करता है। जमींदार से कंपनी को कितना लेना है यह फिक्स कर दिया गया, लेकिन जमींदार किसानों से कितना ले सकता है यह जमींदार की क्षमता पर निर्भर करेगा। और साथ ही साथ राजस्व नगद में देना है, कैश में देना है, उपज का बंटवारा नहीं होगा। और चाहे उपज हो या ना हो राजस्व देना ही देना है जितना पहले से ही निर्धारित है। अर्थात अगर जमीन को बेच करके भी, गिरवी रख करके भी अगर राजस्व देना है तो राजस्व आपको देना है।
अन्यथा आपकी जमीन सीज कर ली जाएगी। इस तरह से इस्तमरारी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा या अस्थाई बंदोबस्त के प्रतिकूल प्रभाव के परिणाम स्वरूप जो पुराने कृषक संबंध थे या ग्रामीण ढांचा था वह समाप्त होता चला गया। अब आइए दूसरे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न यह बतलाता है कि जमींदारी बंदोबस्त के कारण चूंकि जमींदारों का अस्तित्व ब्रिटिश सरकार या कंपनी की सरकार पर निर्भर हो गया, इसलिए जमींदार हर परिस्थिति में ब्रिटिश शासकों को या अंग्रेजी सरकार को अपना सहयोग और समर्थन देते थे। इसी का एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में प्रस्तुत किया गया है कि वर्धमान के किस शासक ने संथाल विद्रोह के समय और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी हुकूमत का साथ दिया। ये महाराज मेहताब चंद थे। 1855-56 में जब संथालों ने विद्रोह किया तब भी, और जब 1857 में सिपाहियों का विद्रोह हुआ तब भी इन्होंने अंग्रेजी सरकार का साथ दिया था। और कहते हैं कि 98% जमींदारों ने या नवाबों ने या राजाओं ने अंग्रेजी सरकार का साथ दिया था, क्योंकि उनका अस्तित्व ब्रिटिश सरकार पर निर्भर करता था। जिन 2% जमींदारों ने या नवाबों ने या राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ नहीं दिया था, वे ऐसे जमींदार थे या ऐसे शासक थे या ऐसे राजा थे या ऐसे नवाब थे जिनके जमींदारी को छीन लिया गया था। सिर्फ उन्होंने ही विद्रोह किया। आइए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। पांचवी रिपोर्ट बड़ी महत्वपूर्ण बात है। वस्तुतः 1773 में ब्रिटिश संसद ने कंपनी की भारतीय गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पारित किया। फिर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट का भी उद्देश्य कंपनी की भारतीय गतिविधियों पर ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को स्थापित करना था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल अर्थात नियंत्रक मंडल की स्थापना भी पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने इसी उद्देश्य से किया था, ताकि कंपनी की भारतीय गतिविधियों पर ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश संसद के नियंत्रण को स्थापित किया जा सके। इसलिए समय समय पर कंपनी सरकार की गतिविधियों के संबंध में रिपोर्ट भेजे जाते थे नियंत्रक मंडल को, और नियंत्रक मंडल के माध्यम से वो रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में जाता था। तो ये जो पांचवी रिपोर्ट है, ये काफी प्रसिद्ध रिपोर्ट है। ये 1813 में ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत हुआ था। और यह इस रिपोर्ट के संबंध में कौन कौन सा कथन सही है, ये आपको सर्च करना है। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलापों के विषय पर आधारित रिपोर्ट है यह, तो यह सही है। यह 1813 में ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत हुआ, यह भी सही है। और तीसरा कहता है कि बंगाल और मद्रास के राजस्व एवं न्यायिक प्रशासन पर लिखित रिपोर्ट है, यह भी सही है। इसका मतलब है कि उपर्युक्त सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। बुकानन ने निम्नलिखित में से किस जगह का दौरा किया था? देखिए, बुकानन काफी महत्वपूर्ण थे। जब भारत में ब्रिटिश सरकार की स्थापना होगी तो उन्होंने बहुत सारे इंजीनियर या भूविज्ञानी या पुरातत्वविद इत्यादि को कंपनी की सेवा में नियुक्त किया, ताकि जिन क्षेत्रों पर वो नियंत्रण करते हैं उसका वो
विस्तृत सर्वेक्षण तैयार करें, उसका नक्शा तैयार करें, वहां पर रह रही जनसंख्या, खनिज पदार्थ, उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों इत्यादि के विषय में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए और उस क्षेत्र पर और बेहतर नियंत्रण स्थापित करने के लिए उस क्षेत्र के संबंध में ईच एंड एवरी डिटेल्स, इंफॉर्मेशंस, सूचना उपलब्ध कराने के लिए ही उन्होंने ऐसी नियुक्तियां की थी। ऐसी ही नियुक्तियों में एक महत्वपूर्ण बुकानन थे, जिन्होंने राजमहल की पहाड़ियों, जो भागलपुर से लेकर, बिहार में भागलपुर है वर्तमान में आज, तो बिहार में भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ियों, छोटा नागपुर पाठार के अंतर्गत राजमहल की पहाड़ियां हैं और यहीं पर संथाल रहते हैं। संथालों से पहले यहां पर पहाड़िया जनजाति रहती थी और पहाड़िया जनजाति को प्रतिस्थापित करने के लिए ही ब्रिटिश सरकार ने संथालों को वहां पर बसाना शुरू किया था, एक रणनीति के रूप में। हालांकि बाद में जब संथालों ने उस क्षेत्र को, जंगलों को काटकर खेती के लायक उर्वर बना दिया, जब वहां पर कृषि की पैदावार होने लगी और जब कंपनी सरकार ने उन पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया, तभी संथाल विद्रोह भी हुआ। तो कहने का मतलब यह कि आपको ध्यान में रखना है कि बुकानन एक प्रसिद्ध सर्वेयर था या सर्वेक्षक था, जिसने राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया था और उसका नक्शा, वहां पर जो भी खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं, झील हैं, पहाड़ियां हैं, नदियां हैं, उन सब का विवरण उसने उपलब्ध करवाया था। तो यह आपको ध्यान में रखना था। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं और नेक्स्ट प्रश्न था, दक्कन का विद्रोह कब हुआ? तो दक्कन का विद्रोह कब हुआ? तो यह 12 मई 1875 को हुआ था। सवाल यह है कि दक्कन का विद्रोह क्यों हुआ? यह हमारे लिए अधिक महत्व की चीज है। तो वस्तुतः ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे कपास की अधिक से अधिक आवश्यकता थी और कच्चे कपास के निर्यातक के रूप में अमेरिका के या अमेरिकी, जिसे आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं, उनका दक्षिणी भाग अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी राज्य ब्रिटिश उद्योगों को कच्चे कपास की आपूर्ति किया करते थे। लेकिन 1860 से 65 के बीच जब अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच, तब कच्चे कपास की आपूर्ति बाधित हो गई थी। उस समय दक्कन चूंकि कपास के उपयुक्त भौतिक या पर्यावरणिक वातावरण से परिपूर्ण क्षेत्र है, इसलिए अंग्रेजी शासकों ने, व्यापारियों ने किसानों को अग्रिम ऋण प्रदान करके उन्हें कच्चे कपास के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया। और चूंकि उस समय कच्चे कपास के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में भी वृद्धि हो रही थी, इसलिए किसानों को भी उसका लाभ मिला। लेकिन बाद में जब अमेरिकी गृह युद्ध बंद हो गया और जब अमेरिका से भी कच्चे कपास की आपूर्ति उपलब्ध हो गई, तब कपास के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में गिरावट हुई और तब व्यापारी या महाजन जो किसानों को खेती के लिए अग्रिम ऋण उपलब्ध करवाते थे, उन्होंने नया ऋण उपलब्ध करवाया नहीं और जो पुराने ऋण थे उनको वापस लेने की मांग की। साथ ही साथ उसी समय चूंकि यह रैयतवाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता था, तो रैयतवाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत होने के कारण सरकार के द्वारा कृषि राजस्व को भी बढ़ा दिया गया था। इसी के परिणाम स्वरूप असंतोष के रूप में दक्कन दंगा 12 मई 1875 को प्रारंभ हुआ था। तो इसको ध्यान में रखे रहेंगे। इस तरह से इस टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर किया जा सकता है। आपको ध्यान में यह रखना है कि उपनिवेशवाद क्या है, उपनिवेशवाद का ग्रामीण समाज पर प्रतिकूल प्रभाव क्या है,
इसके अंतर्गत रैयतवारी क्या है, रैयतवारी के प्रतिकूल प्रभाव क्या है, किसानों पर क्या प्रतिकूल प्रभाव है, जमींदारों पर क्या प्रतिकूल प्रभाव है, और अंग्रेजी शासकों पर भी इसके क्या प्रतिकूल प्रभाव थे। इन सभी को ध्यान में रखना है। साथ ही साथ फिर रैयतवारी व्यवस्था को देखेंगे और रैयतवारी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों पर क्या प्रभाव है इसको देखेंगे, ग्रामीण ढांचे पर इसका क्या प्रभाव है इसको देखेंगे, और संथाल विद्रोह और दक्कन के विद्रोह, दो विद्रोह को ही स्पेशली एनसीईआरटी में पढ़ना आपके लिए आवश्यक है। तो चलिए, इसके साथ ही हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत आने वाला यूनिट 10 पर हमारी बातचीत यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। फिर नेक्स्ट यूनिट के लिए हम लोग आपस में पुनः मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।